हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग एक सेशन चला रहे हैं। वो जो सेशन होने वाला है वो सेशन है क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जिसमें हम क्लास 12th के साथ साथ हम बच्चों का जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनकी फाउंडेशन लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको समझाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था संयोजक संयोजक यौगिक क्या होता है, हमको जरूरत क्यों पड़ी इसको पढ़ने की। फिर हमने आपको बताया था बंध क्या होता है, हाँ जी। फिर उसके बाद उसके डिफिनेशन को बताया था, फिर सहसंयोजक बंध के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसको आपको डिस्कस किया था आपके साथ में। फिर उसके बाद एकल बंध कैसे बनता है उसका एग्जाम्पल आपको लेकर अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, जैसा कि हमने उस प्रीवियस वीडियो में आपको लास्ट में बताया था कि हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, केटायन क्या होते हैं, है ना। उसमें फिर उसके बाद केटायन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उसे उपसंयोजन संख्या कहते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले थे, ठीक है ना। तो आयनिक बंध के बारे में हम लोग बताए थे। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो हम एक एक सेकंड रुक रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा नोट्स का और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो ये था सोडियम क्लोराइड का। फिर उसके बाद उपसंयोजक यौगिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यही से आपका बेस क्लियर होता है, ठीक है ना। जिसमें हम बताते हैं कि कोई एक परमाणु होता है ना बच्चा, वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है, यही सब बताया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही आपको मेंशन किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखा। फिर उसके बाद हमने अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर को देखा, हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर को देखा आपको। फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट को समझा, जिसे वर्नर कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके कंसेप्ट को समझने के लिए हमको क्या करना था, बस समझना था कि ये इनको कब दिए थे। इन्होंने दिया था 1893 में, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जब इनको नोबेल प्राइज मिल सकता है तो आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आसानी से आ सकता है। तो चलिए, इसके बाद आपको बताया गया कि इसमें प्राथमिक बैलेंसिंग, सेकेंडरी बैलेंसिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसके आउटलाइन दे देते हैं कि जैसे आप भी कोई भी वो देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, जैसे K4, हमने यही लिया था ना, K4Fe2CN6, यही लिया था ना। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज हो रहा है, जितने भी टर्मिनोलॉजी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज हो रहा है, उसके लिए आपको समझना होगा इसमें आयंस क्या है, इसमें धन वो केटायन क्या है, फिर उसके बाद लिगेंड्स क्या है, ठीक है, उप संयोजन संख्या क्या होती है, सब चीजों को आपको समझना होता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और बताएंगे लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड का जो प्रकार होता है वो दो तरह से होता है, एक आवेश के हिसाब से होता है, एक दाता परमाणु के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो हम उसको समझेंगे। तो आपको पहले से पता होगा कि ये है स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर के बाहर जो लिखा जाएगा वो कौन लिखा जाएगा, धन आयन लिखा जाएगा। स्फीयर के अंदर जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, 60 में लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु। फिर ये क्या होता है, वो होता है लिगेंड, यही होता है लिगेंड बच्चा लोग, यही लिगेंड होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। किसको देता है, केंद्रीय परमाणु को देता है। देने के बाद उनके साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना, वही हमको डिस्कस करना है। और ये होता है क्या, उपसंयोजन संख्या। चलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और हर एक टॉपिक को अच्छे से लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उपसंयोजन सत्ता। कभी कभी उपसंयोजन सत्ता करके पूछता है, कभी कभी पूछता है उपसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। इनका देखो हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का अलग अलग नाम होता है ना, उसको समझना होता है। इसी को आपको समझना है कि जैसे उपसंयोजन सत्ता दे दिया, फिर या तो फिर आपको दे देगा समन्वय संख्या दे देगा, या तो फिर बोलेगा उपसंयोजन संख्या। और इंग्लिश में सबसे कॉमन चीज है, देखिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना इजी है, चलिए समझते हैं। देखिए, हाँ जी, अभी क्या करना है, इसको समझना है कि किसी समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े किसी समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं
दाता परमाणुओं की संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। अब दाता परमाणु क्या होते हैं? जो लिगेंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा? उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अब उपसहसंयोजन संख्या, सत्ता, समन्वय संख्या, ये सब जो चीजें होती हैं ये मेन पॉइंट होती हैं। चलिए समझते हैं इनकी एग्जांपल को, अभी आपको बताएंगे। थोड़ा सा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह केवल सेकेंडरी बैलेंसी को दर्शाती है। ठीक है, लिगेंड की जो संख्या है वो केवल सेकेंडरी बैलेंसी को दर्शाएगी। फिर उसके बाद इनकी संख्या फिक्स होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वर्नर थ्योरी में बताया था, हुबार्ट था, ये क्या रखेगा? 6 लिगेंड रखेगा। वो डजंट मैटर कि कौन कौन से उसमें लिगेंड होंगे, अलग बात होती है। ठीक है, फिर देखिए ये धातु आयन पर निर्भर करते हैं। इनकी संख्या फिक्स होती है, ये धातु आयन पर निर्भर करते हैं। अब देखिए अगर 2 लिगेंड हुआ तो वहां की जो ज्योमेट्री उसकी होगी वो ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर 4 लिगेंड हुआ उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। अगर वहां पे ऑक्टाहेड्रल हुआ तो उसके यहाँ जो लिगेंड की संख्या है वो कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो हम क्या पढ़े? उपसंयोजन संख्या, जिसे आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे समझ रहे हैं कि जितने लिगेंड की संख्या है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें ज्यादा टिपिकल होने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी तो लिगेंड बताना है आपको। देखिए इसलिए लिगेंड को हम लास्ट में रखें ताकि आपको क्यूरियोसिटी बढ़े, ये लिगेंड होता क्या है, लिगेंड होता क्या है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा इसी की हम बात कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अपने सामने क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम देखते हैं, जिसमें क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए ये क्या है? सेंट्रल मेटल है, आपको पता है अच्छे से सेंट्रल मेटल है, यही है लिगेंड। अब लिगेंड की जो संख्या है कितना है? 6, नंबर ऑफ 6 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा? 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 4, क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड की संख्या कितनी है? 4 है। अब यहाँ पे देखिए अमोनियम एमीन की संख्या कितनी है? 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा कि जहां भी देखो कहीं भी Cl लिखा रहेगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़िएगा। ठीक है ना। आपको बच्चों समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बताता है? लिगेंड की संख्या को बताता है। चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझते हैं। अब मैंने जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया तो केंद्रीय परमाणु की भी बात कर लिया जाए। अब इसको भी समझ लिया जाए कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी समन्वय यौगिक में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह धातु परमाणु या धातु आयन, धातु परमाणु होगा या धातु आयन होगा, जिसके चारों ओर मतलब चारों तरफ लिगेंड अपने लोन पेयर दान करते हैं और पूरी संरचना का केंद्र होता है। जैसे कि हम आपको क्या दिखाए थे? कोबाल्ट का दिखाए थे, NH3 को ऐसे दिखाए थे, NH3 सॉरी ये क्या था? NH3 4 NH3 5 NH3 6। तो हम देखो ये जो लिगेंड्स होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं? केंद्रीय धातु को। और केंद्रीय धातु ही पूरी संरचना का केंद्र होता है, जितना कि चारों तरफ क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं और केंद्रीय धातु बीच में होता है। तो आप क्या बोलोगे केंद्रीय परमाणु की डिफिनेशन को? केंद्रीय परमाणु को डिफिनेशन को आप बोलोगे ऐसे, देखो समन्वय यौगिक में परमाणु केंद्रीय या धातु या परमाणु, केंद्रीय परमाणु वह आयन होता है जिसके चारों तरफ लिगेंड होते हैं, या फिर मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु, हाँ केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल, ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे मेटल या ऐसे धातु होते हैं जिनको लिगेंड इलेक्ट्रॉन देकर, कितना लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर या युग्म इलेक्ट्रॉन का युग्म देकर उनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है ना, उसी को हम कहेंगे केंद्रीय परमाणु कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। केंद्रीय परमाणु की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है ना, ये चीज होती है कि जितने भी केंद्रीय परमाणु होते हैं उनका जो सब डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक को ही हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल से होता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अच्छा ये डी ब्लॉक का ही क्यों होता है? कभी कभी एफ ब्लॉक का ही बनाया जाता है ना, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। एफ ब्लॉक क्या होता है कि थोड़ा सा इसका जिसको हार्ड होता है ना, एफ ब्लॉक जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो डी ब्लॉक का आपको बेस पे बताया गया है, समझाया जाता है। देखिए क्यों होता है? क्योंकि इनके पास
डी ऑर्बिटल उपलब्ध रहते हैं जो कि खाली रहते हैं। क्या रहते हैं? खाली रहते हैं। आप देखे होंगे D1 रहेगा, D2 रहेगा, फिर आप बोलोगे D10 का क्या होगा? D10 तो भरा है, तो जब D10 भरा रहेगा तो उसके लिए क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर बनेगा तो सेंट्रल मेटल के पास कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होता है, जितना वो लिगेंड आता है उसके लिए स्थान खाली करता है। आपको पता है जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, वो एज अ होस्ट काम करता है। होस्ट मतलब घर वाला होता है। कोई बाहर का गेस्ट आता है तो घर वाला उसके लिए चेयर फिट करता है, सोफा लगाता है, तमाम तरह की व्यवस्था करता है ना। सेम वैसे केंद्रीय धातु परमाणु करेगा। जितना लिगेंड आने वाला है, जितना इसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो खाली स्थान छोड़ता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करके केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ जाता है। चलिए अब देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने लिया गया है। जैसे आपको यही कंपाउंड लिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, आप बोलोगे CO केंद्रीय परमाणु है। अगर इसमें बोला जाएगा तो आप बोलोगे Fe केंद्रीय परमाणु है। अगर इसमें बोला जा रहा है तो आपको बोला जाएगा क्या है, सिल्वर है ना, सिल्वर आयन केंद्रीय परमाणु है। ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है। फिर भी लिगेंड की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, या फिर लिगेंड होता क्या है? हाँ जी, यही है ना। अब चलिए देखिए, सिंपल सी बात देखी गई है, धातु का वह परमाणु या आयन जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाता है। किससे ग्रहण करता है? लिगेंड से करता है। चलिए अब समझते हैं, सबसे बात मेन पॉइंट है जिसको लेकर हम काफी देर से डिस्टर्ब थे ना। ये डिस्टर्ब थे कि ये लिगेंड होता क्या है, कौन है जो लिगेंड बार बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको केंद्रीय परमाणु को। अब केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड आयन या अणु जिनके पास लोन पेयर होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। जिसे आप बोलते हो सहसंयोजक बंध। यहाँ पर आप लिखोगे हिंदी वालों, सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे? लिगेंड के। ठीक है, तो क्या हुआ लिगेंड? लिगेंड एक ऐसा परमाणु या आयन होता है या परमाणुओं का समूह होता है जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्म किसको देता है? केंद्रीय परमाणु को देकर उनके साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड। वह लिगेंड कहलाता है। चलिए देखते हैं लिगेंड क्या होता है। लेविस बेस होता है, की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है। केंद्रीय परमाणु आयन लेविस एसिड की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए केंद्रीय परमाणु को बोल रहा है, जैसे जो आपको CO बोल रहा है ना, ये लेविस एसिड को बोल रहा है। फिर एक बार आप देखिएगा, उसके बाद क्या है कि जो NH3 है वो लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। उसके बाद देखिए लिगेंड का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि कितने डोनर एटम हैं। अब दिमाग आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा कि अभी तो आप लिगेंड पढ़ रहे थे कि हाँ कोई एक परमाणु होगा, कोई आयन होगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ जा रहा है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि लिगेंड का प्रकार इस बात पर निर्भर करेगा कि डोनर एटम कितने हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, किसी भी एक लिगेंड में 2 या 3 या उससे ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हम समझते हैं लिगेंड के प्रकार, टाइप ऑफ लिगेंड। थोड़ा सा एग्जांपल हम इसका लेना है, एग्जांपल थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। देखिए आपका क्या है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें जनरली आपसे पूछा जाए बच्चा आप लिगेंड बता सकते हो, तो आप तुरंत बता सकते हो। हाँ क्यों नहीं बता सकते हैं, इसको आप निकाल दिए, क्या निकाल दिए? सेंट्रल वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिए, इसको आप सेंट्रल मेटल बोल दिए। फिर यही ना बच्चा, इसको आप क्या बोल रहे हो? लिगेंड्स बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो बच्चा? लिगेंड बोल रहे हो। चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं इसमें जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या है? NH3 है। इसमें जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या है? ऑक्सिलेट है। ये ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब आपको समझना, ये बाइडेंटेड क्या हो गया, ये मोनोडेंटेड क्या हो गया, ये बाइडेंटेड चिलेटिंग क्या हो गया, हम सबको समझाएंगे, बारी बारी से समझाएंगे। ये EDTA, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड हो गया, ये क्या है? एथिलीन डाइएमिन हो गया। ठीक है ना। हम इसको सबको अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा शार्ट में समझना है तो वो समझ लीजिए। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या अणु या आयन होते हैं जिनके पास लोन पेयर होगा, ठीक है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देकर उनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे।
ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ये क्या है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर प्रकार, ठीक है, दाता परमाणु के आधार पर प्रकार है कि मतलब ऐसा होगा जब कोई जैसे एक दंती, अब आप बोलोगे हंस लो हंस लो हंस लो अभी आप लोग, हाँ, तो आप लोग बोल रहे हो कि एक दंती मतलब एक दांत वाला, यही ना बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज है कि ये है एक दांत वाला कौन होता है, हाँ जी, एक दंती मतलब इसको इंग्लिश में बोलोगे मोनो मतलब एक डेंटेड मतलब देने वाला, एक दंती मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला, ऐसा परमाणु जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है। जैसे एक दंती लिगेंड में, लिगेंड वह लिगेंड होता है जो केवल एक डोनर एटम या दाता परमाणु से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है, जो केवल एक दाता परमाणु से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है, केवल एक कोऑर्डिनेशन बंध बनाता है या उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो मोनोडेंटेड में क्या हो गया, एक इसके कोई ऐसा आयन होगा जिसमें एक क्या होगा, एक लोन पेयर डोनेट किया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर देखिए कौन कौन से ऐसे होंगे जो एक लोन पेयर डोनेट करेंगे या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लिगेंड का नाम मैंने लिखा है, डोनर एटम लिखा है, और रिमार्क्स में आपको बताया जा रहा है कि हाँ देखिए ऐसा होगा। देखिए ये क्या है, लिगेंड है। लिगेंड क्या है, लिगेंड में एन जो है नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर होता है ना। देखिए नाइट्रोजन जो बांड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बांड बनाता है, आप बोलोगे 3 बांड बनाता है, तो ये 3 बांड बना लिया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हो जाता है, यही डोनेट करता है किसको बच्चा, सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल को डोनेट करके कौन सा बांड बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। चलिए हाँ जी, अब हम समझते हैं दूसरे टर्म को। दूसरा टर्म क्या है, H2O। H2O जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर देगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन लोन पेयर देगा। Cl क्लोराइड लोन पेयर देगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cn में कार्बन लोन पेयर दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इसमें क्या है, कोई ऐसा आयन परमाणु है जिस जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा, द्विदंती परमाणु। द्विदंती मतलब दो दांत वाला, यही ना, दो दांत वाला। जब दो दांत वाला है तो उसमें क्या होगा, देखिए बाइडेंटिक बोला जाएगा इंग्लिश में, या फिर डाइडेंटिक बोला जाएगा। बाई मतलब दो, डेंटेड मतलब देने वाला। अब दो देने वाला क्या देने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। अब देखिए कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की दो कैपेबिलिटी होगी। दो परमाणु ऐसे होंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको, सेंट्रल मेटल को। समझते हैं इसके बारे में। देखिए द्विदंती लिगेंड वह लिगेंड होता है जो दो दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है। दो दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है, और दो कोऑर्डिनेट मतलब दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कौन कितने, दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है। चलिए देखते हैं, हम उनको समझते हैं भाई, जरूरी हो गया समझना। देखिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि ये दो बंध बनाएंगे ना। चलिए केंद्रीय धातु के चारों ओर रिंग की संरचना भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये प्राय छोटे अणु या आयन होते हैं जिनमें दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए एथिलीन डाइआमीन, इसके स्ट्रक्चर को हम नीचे बता रहे हैं। इसमें दो डोनर एटम नाइट्रोजन, दो ठो नाइट्रोजन है, वो दो बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके उनके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सिलेट आयन के बारे में समझते हैं। ऑक्सिलेट में दो ऑक्सीजन होता है, वो दो तरह से इलेक्ट्रॉन को देगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देकर इलेक्ट्रॉन देकर मेटल के साथ ऐसे बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, अभी आपको एग्जांपल में समझा देते हैं, अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। तो इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे क्या, एथिलीन डाइआमीन ऑक्सिलेट आयन। चलिए देखिए यही लिया गया है एथिलीन डाइआमीन। एथिलीन डाइआमीन में देखिएगा इनके पास लोन पेयर है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को, इधर से डोनेट करेंगे। तो ये मैंने बताया ना कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, थोड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो इसके पास, इस लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं, आप बोलोगे दो एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अच्छा किसको करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सेंट्रल मेटल को करेंगे, ठीक है।
चलिए समझते हैं। हाँ जी, ये तो बड़ा ब्रॉड दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, यही है, बस दिखने को ब्रॉड है, बाकी इनका नाम क्या है, ऑक्सिलेट आयन, डबल नेगेटिव, यही है ना, डबल नेगेटिव इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पर सिंगल सिंगल नेगेटिव है। चलिए देखते हैं इसके बारे में अच्छे से, प्रॉपर समझते हैं। देखिए ऑक्सिलेट की बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको करेगा बच्चा, मेटल को करेगा, मेटल को करके ये उनके साथ एक बॉन्डिंग बना ले रहा है, जिसे आप बोलोगे क्या, उपसहसंयोजक बंध बोलोगे। तो यहाँ पे एक इस तरह से बॉन्डिंग बना ले रहा है, ये है ऑक्सिलेट आयन का। तो ऑक्सिलेट आयन में इसे बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, तो अब कितना, बाइडेंटेड लिगेंड। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, बहुदंती, बहुदंती मतलब इनके पास बहुत से सारे से दांत है। आप बताइए बहुत सारे दांत है तो आपके पास कितना दांत है ना, चेक कर लो। हाँ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुदंती मतलब ऐसे जो कंपाउंड होंगे उसके पास जो लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी होगी, जो क्षमता होगा, उस परमाणु के मतलब उस लिगेंड के पास बहुत सारा होगा, मतलब बहुत सारा जैसे 2 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा होगा, उनके पास ऐसे एटम्स होंगे, ठीक है ना, एक ऐसे लिगेंड होते हैं। देखिएगा बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं, वह लिगेंड जिनमें 3 या उससे अधिक दाता परमाणु के माध्यम से, जो 3 या उससे अधिक दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है और 3 या उससे अधिक सहसंयोजक बंध बनाता है। कितना इजी है डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन आपको समझना है। डेफिनेशन में समझने के लिए देखिए, बहुदंती लिगेंड वह लिगेंड होता है जो 3 या उससे अधिक डोनर एटम के माध्यम से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है और उससे क्या बनाता है, 3 या उससे जितना जुड़ेगा बच्चा उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, उपसहसंयोजक बंध बोलते हो। चलिए देखते हैं, जब बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़कर रिंग की संरचना बनाता है, जब केंद्रीय धातु से जुड़कर रिंग की संरचना बनाता है तो इसे चिलेट लिगेंड भी बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड भी बोलेंगे। अब आप बोलेंगे चिलेटिंग क्या होता है, इनका नाम चिलेट होता है ना, चिलेट जस्ट लाइक एक पंजा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे देखिए यही होता है ना, फिर ऐसे करते हैं, सेंट्रल मेटल बीच में होता है, ऐसे अच्छे से पकड़े हुए होते हैं ना, अब देखो कितना अच्छा से, अब देखो ना ऐसे पकड़ो तो इनका जो पकड़ने का कैचिंग पावर है वो बहुत कम होगा ना, अब देखो कुछ कुछ तो स्ट्रांग होगा, कुछ तो स्ट्रांग होगा, अब ऐसे पकड़ो, स्ट्रांग हो गया ना, कैचिंग पावर स्ट्रांग हो गया इनका। तो इसीलिए बताया जाता है कि चिलेट लिगेंड, जितने भी चिलेट लिगेंड होते हैं सब ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अच्छे से पकड़े हुए हैं ना तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी के साथ रिएक्शन तो करेंगे नहीं। चलिए समझते हैं इनके बारे में। जो चिलेट लिगेंड है वो पॉलीडेंटेड लिगेंड है, उसमें कितने होते हैं, 3 से ज्यादा परमाणु होते हैं, थोड़ा शार्ट में हम इसको लिखे हुए हैं, धातु आयन के साथ अधिक, वही मैंने बताया था ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर उसके बाद देखिए यह EDTA एथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड या फिर DTPA जैसे अणु, बड़े अणु होते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए एक एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको बहुत रेयर मिलेगा या मिलता नहीं करेगा इंटर लेवल पर, और BSc लेवल पे भी ये नहीं मिलेगा, आप समझिएगा। EDTA के बारे में अच्छे से देखिए, कभी कभी रेंडमली क्वेश्चन पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके इंटर्स और BSc के लेवल पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि EDTA का स्ट्रक्चर पूछ देता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, या फिर इंटर लेवल पूछेगा आप EDTA की संरचना को बनाइए, ठीक है ना, सिंपल सा संरचना होता है, फोकट का नंबर मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए EDTA में क्या होता है, इसके पास सिक्स डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही है ना, ये 6 डोनर एटम कैसे होगा, कैसे हमको पता लगेगा, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एथिलीन डायमिन में 2 होते हैं जिसे बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। चलिए अभी चिलेट लिगेंड को हम समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए उभयदंती, उभयदंती मतलब बताइए आप, उभयदंती, उभयदंती मतलब आप देखिए अगर आप इन द सेंस आप कुछ भी बोलते होंगे, कहीं अगर आप प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, कोई भी खेल खेले होंगे आप बचपन में अभी तक जो भी खेल खेल के आ रहे हैं, अगर आपके पास 5 लोग हैं, 5 लोग हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो, 2 लोग उधर दे देते हो, 2 लोग इधर दे देते हो, एक लोग को बीच में रखते हो जो दोनों में खेलता है, संभावना नहीं किसमें खेलेगा, अच्छा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्या करेगा और मन से खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो वो जो बीच वाला होता है ना उसी को बोलते हैं उभयदंती। अब उस उभयदंतियों के यहाँ से कैसे कनेक्ट करें,
करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, उभयदंती लिगेंड वह लिगेंड होता है जिनमें दो या दो से अधिक डोनर परमाणु, डोनर एटम मौजूद होते हैं। डोनर एटम मतलब दाता परमाणु। समझिए कि जैसे ए बी सी, ऐसा कोई कंपाउंड है तो ये भी दे सकता है, डोनर एटम की तरह काम कर सकता है, और ये भी डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। लिगेंड तो है ना, तो यही कह रहा है कि जिसमें दो या अधिक दाता परमाणु मौजूद होते हैं और एक ही समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है। ठीक है ना। देखिए, है तो दो लोग, जैसे देखो ना 5 लोग होते हैं, उसमें देखो ये जो खेलने वाला है तो एक समय दोनों में तो खेलेगा नहीं। ये तो किसी ए टीम में खेलेगा तो बी टीम वाले में तो नहीं खेलेगा ना। तो किसी किसी समय एक ही बार केंद्रीय परमाणु से जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद उसके पास क्या बना लेगा, एक बंध बना लेगा। ठीक है ना। इस तरीके धातु से बंध बना सकते हैं, एक समय में केवल एक ही बंध बनाता है। चलिए, इनकी डेंसिटी कितनी होती है, एक, क्योंकि केवल एक डोनर एटम परमाणु से जुड़ता है। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, धातु के साथ विभिन्न संभावित बंध विकल्प प्रदान करते हैं। अच्छा हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंध विकल्प लाइक ये इससे भी जुड़ सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम इसके पास ऑप्शन होता है कि हाँ किसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म में भी होता है। इस आइसोमेरिज्म को हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं NO2। NO2 में देखिए N से भी डोनेट किया जा सकता है और O से भी डोनेट किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं। HCN थायोसाइनेट, ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। अब देखिए O नाइट्राइटो O नाइट्राइटो, अब देखिए इसके बारे में देखिए, ये O के दो स्थान होते हैं, या तो इससे भी डोनेट कर देगा या तो इससे भी डोनेट कर देगा। चलिए देखते हैं, आइसोसाइनेट को देखते हैं और थायोआइसोसाइनेट को देखते हैं। आइसोसाइनेट कब होता है, जब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, और थायोसाइनेट कब होता है, जब सल्फर डोनर एटम होता है। और इसके स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप नोट साथ में बनाते चलिएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आप कभी कभी रैंडमली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेट्स की परिभाषा दीजिए, साथ में एग्जाम्पल दीजिए, तो उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। आपको बस चिलेट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, लिगेंड। ठीक है ना, बस क्लास को एंड करने वाले हैं। चिलेट्स लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए चिलेट्स लिगेंड बहुदंती होते हैं। चिलेट्स लिगेंड क्या होते हैं, बहुदंती होते हैं। बहुदंती मतलब इनके पास बहुत सारे ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। किसको करेगा बच्चा, ये डोनेट पेयर करेगा सेंट्रल मेटल को। बार बार हमको याद दिला रहे हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु धातु आयन से जुड़कर एक से अधिक रिंग की संरचना बनाते हैं। एक से अधिक रिंग की संरचना बनाने के कारण ही चिलेट को हम बोलते हैं मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, चिलेट्स हमेशा पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। कभी कभी अब देखिए, चिलेट्स लिगेंड में कई बंध बनाकर धातु से गले से जकड़ लेता है। गले से जकड़ना का मतलब है यहाँ पे क्लाव से होता है। क्लाव मतलब पंजा, अच्छे से उसको जकड़ लेता है। जैसे मैंने बताया ना, अच्छे से उसको जकड़ लेता है। जब जकड़ लेगा तो गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। अगर हम एक फिंगर से पकड़े, एक ही उंगली से पकड़े तो गिर जा रहा है ना। अब दो से पकड़ेंगे तो भी गिर जाएगा, उतना आराम से निकाल सकते हैं तीन से। लेकिन जब ये हो जाएगा थोड़ी सी पावर लगाएंगे तो इसीलिए ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी डेंसिटी 2 से ज्यादा होती है। चलिए समझते हैं, यही एग्जांपल है आपके सामने, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें क्या होंगे, 6 डोनर एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को। ये है एथिलीन डायमीन, ये है, इसके पास 2 डोनर एटम होंगे। चलिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको CH2 दिख रहा है, ये क्या CH2 दिख रहा है। आप स्ट्रक्चर जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट्स पे बनाइएगा। ये CH2 दिख रहा है, ये CH2 दिख रहा है। अब इधर क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन। ये सब लोग आपस में बॉन्डिंग बना ले रहे हैं। बॉन्डिंग बनाने के बाद अब देखिए ये CH2 COOH, जस्ट लाइक अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, देख लीजिए CH2, यहाँ पे क्या हो गया, सेम। ठीक है ना, एक एसिटिक एसिड हो गया, 2 एसिटिक एसिड हो गया, 3 एसिटिक एसिड हो गया, 4 एसिटिक एसिड हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं टेट्रा एसिटिक एसिड। अब एथिलीन हो गया, ठीक है ना, इसे एथिलीन डायमीन, ठीक है ना,
टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, हमको आपको समझाना है। इसके पास डोनर एटम के हिसाब से देखिए, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी ऑक्सीजन, यहाँ से भी ऑक्सीजन। सोचिए कैपेबिलिटी इसका, देखिए आप, इसकी कैपेबिलिटी बहुत सारी है। ये क्या करेगा, रेंडमली इस CH को निकाल देता है, इस CH को निकाल देता है, और इस CH को निकाल के बाद इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा। अब चलते हैं, समझते हैं कैसे बॉन्डिंग होती है। अब इसको आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा है? देखिए NH2 CH2 NH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, क्या हो गया? एथिलीन डाइअमीन। अब एथिलीन डाइअमीन के पास, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। अब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है। लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं सब लोग ना। डोनेट करने के बाद कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक सेकेंड, कितना सघन है ना। तो इसको बांड को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चिलेट केटायन ऑफ कॉपर 2 आयन, ठीक है ना। अब देखिए इसे बायोडेंटल लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब समझते हैं समन्वय मंडल। हाँ, समन्वय मंडल रह गया था कि समन्वय मंडल किसे कहते हैं। देखिए समन्वय मंडल वह भाग है जिनमें केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े सभी लिगेंड शामिल होते हैं। ये देखिए आपको इसके बारे में बात कर रहा है कि हाँ यही है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल से बाहर धन आयन लिखा जाता है, समन्वय मंडल के अंदर क्या लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल लिखा जाता है, लिगेंड लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे किससे दिखाते हैं? आप हिंदी बोलते हैं गुरु कोष्ठक से दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें सेंट्रल मेटल होंगे और बॉन्डेड होंगे क्या? लिगेंड। चलिए यह यौगिक का आंतरिक भाग होता है, इनर पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इससे जुड़े बंध कोऑर्डिनेट डेटिव बंध होते हैं, ठीक है। समन्वय मंडल के बाहर काउंटर आयन होते हैं। काउंटर आयन मतलब देखिए ये हम आपको बता रहे हैं ना, ये धन आयन इधर होगा, ये क्या होगा? ऋण आयन। एक साथ दोनों नहीं होंगे, या तो पहले धन आयन होगा या तो फिर ऋण आयन होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं समन्वय मंडल क्या होता है। समन्वय मंडल, अब इसमें समन्वय मंडल की संख्या कितनी है? आप बोलोगे समन्वय मंडल की संख्या एक ही है। कौन? ये देखिए यही समन्वय मंडल है, यही समन्वय मंडल है। तो कुछ एग्जाम्पल को आपको समझा दे रहे हैं, यही समन्वय मंडल है। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलिए अब थोड़ा सा हम लिगेंड के हिसाब से समझ लेते हैं कि होमोलेप्टिक क्या होता है और हेटेरोलेप्टिक क्या होता है। थोड़ा देखते हैं, किसी समन्वय यौगिक में केवल एक प्रकार के लिगेंड होते हों, केवल एक प्रकार के लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कहेंगे। जैसे देखिए NiCO4, तो यहाँ पर जो CO है एक ही प्रकार का है, NiCN6 FeCN6, यहाँ पे CN देखिए एक ही प्रकार का है। तो एक ही प्रकार का अगर लिगेंड होगा उसे आप क्या बोलोगे? होमोलेप्टिक। अब आपके क्वेश्चन तुरंत हो जाना चाहिए ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड हुआ तो, हाँ ये बताते हैं ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड हुआ तो उसे हेटेरोलेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक। देखिए किसी समन्वय यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक कहते हैं। देखिए बच्चा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है ना, इसमें देखिए ये अलग लिगेंड है, ये डिफरेंट लिगेंड है। दोनों अलग अलग लिगेंड होने की वजह से इनको आप क्या बोलोगे? इनको क्या बोलोगे? हेटेरोलेप्टिक बोलोगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, ये तो सिंपल सा बात लिखे हैं। उसके बाद अब देखिए लिगेंड और उनके चार्ज, जैसे मैंने बताया दाता परमाणु के हिसाब से बांटा गया था, अब उसके आवेश के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है ना। आवेश के हिसाब से बहुत थोड़ा सा सिंपल सा होता है, बस यूं खत्म हो जाएगा। देखिए आप देखिए न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। उदासीन लिगेंड आप बोलते हो, क्या बोलते हो? उदासीन लिगेंड बोलते हो, उदासीन लिगेंड बोलते हो। देखिए इनका कोई चार्ज नहीं होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इनके पास तो कुछ तो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, CO हो गया, PPS3 हो गया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। कभी कभी पूछता है इसका नाम ट्राइफेनिल फॉस्फीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, अमोनिया।
ये लोग जितने भी लोग हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन डोनर एटम होता है। जैसे नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया ना, अब देखिए ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पी के पास डोनर एटम होते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एनायनिक लिगेंड, जिसे आप बोलेंगे रिड आयन लिगेंड। क्या, रिड आयन लिगेंड। अब इसमें देखिए, इसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, वो जो डोनर एटम होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अभी दिखा रहे हैं आपको, ये धातु आयन को जोड़ते समय, ये धातु आयन को जोड़ते समय बनते हैं, ठीक है ना। अब कैसे बनते, देखिए Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये भी डोनर एटम की तरह कार्य कर रहा है। Br, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप हैं वो सब नेगेटिव क्या होते हैं, रिड आयन लिगेंड कहलाते हैं। OH भी है, देखिए OH के पास, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दें, हाँ, OH के पास, O के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा, यही है ना, कौन सा डेंटेड है, उभयदंती, उभयदंतुर लिगेंड कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी O से भी दे देता है, कभी कभी N से भी दे देता है। यहाँ पे क्या है, O से देगा, ये भी देखिए थायोसाइनेट है, अगर S से जुड़ा तो थायोसाइनेट, N से जुड़ा तो आइसोसाइनेट। चलिए समझते हैं, ये क्या है, ऑक्सिलेट। तो देखिए इन सब के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रिड आयन लिगेंड। ठीक, अब एक ही बचा धन आयन लिगेंड। अब इसके देखिए धन आयन लिगेंड बहुत कम पाए जाते हैं, सबसे पहले बात तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, धन आयन लिगेंड बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर धन आयन चार्ज होता है या फिर धन आयन आवेश होता है, उसे हम क्या कहेंगे, धन आयन लिगेंड कहेंगे। अब देखिए कौन कौन सा हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, बहुत रेयर मिलेगा ये, ठीक है। समटाइम, अब देखिए समटाइम एक्ट एज अ न्यूट्रल बट आर रेयर केटायनिक लिगेंड, ये कभी कभी न्यूट्रल की तरह कार्य करेगा, लेकिन हमेशा कैसा रहेगा, केटायन रहेगा, ठीक है ना, केटायन लिगेंड होता है, धन आयन होता है, इसका ऐसे ही नाम लिखा जाएगा, एक्वा। ओ चलिए देखते हैं, देखिए न्यूट्रल होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। एनायनिक होगा उसके ऊपर चार्ज एक हो सकता है, दो हो सकता है। केटायनिक होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, अब समझते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिनका कैसे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि तो नाम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि नाम कैसे हमको पता लगेगा हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में लिखना है, समझना है कि न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, उनका देखिए सबसे बड़ी नियम समझिए, जो रूल है वो समझिए। न्यूट्रल लिगेंड का नाम सीधा ही लिखा जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर आणविक नाम ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोई लिगेंड है NH3, NH3 को आप एमीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमीन। जब भी कहीं आएगा तो आप बोलेंगे एमीन। हेक्सा एमीन, हेक्सा मतलब 6 बार, 6 टाइम आया हुआ है, इसीलिए। आप देखिए H2O, H2O कब क्या बोलोगे, एक्वा बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्वा। CO को क्या बोलोगे, कार्बोनिल बोलोगे, इसको लिखते जाइएगा। NO को क्या बोलोगे, नाइट्रोसिल बोलोगे। PPS3 को क्या बोलोगे, ट्राइफेनिल फॉस्फीन बोलोगे आप। PPS3 बहुत रैंडमली आता है, आपको आता है, ऐसी बात नहीं, इसको कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आता है, ठीक है ना। तो इसका नाम आप जनरली जो भी केटायन होंगे, धन आयन होगा, उस धन आयन का नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं एनायनिक लिगेंड के बारे में समझते हैं। एनायनिक लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव आयन, एक सेकेंड, नेगेटिव आयन वाले लिगेंड का नाम अक्सर लास्ट में ओ विशेष सफिक्स से लिखा जाता है। ओ मतलब अगर आप मोहन हैं तो आप हो जाएंगे मोहनो, अगर राम हैं तो आप हो जाएंगे रामो, अगर कृष्ण हैं तो आप हो जाएंगे कृष्णो, जो भी हैं आप हो जाएंगे ओ। बोलिए, हाँ ओ। चलिए देखते हैं इस लिगेंड को, ये है Cl। अब इसका होता है क्लोराइड, लेकिन हो जा रहा है क्लोरो, और लग रहा है बीच लास्ट में, कहीं Br आपको दिखेगा हो जाएगा ब्रोमो, कहीं I दिखेगा तो आपको हो जाएगा आइडो, अगर कहीं OS दिखेगा तो आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सो। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोक्सो। अब ये देखो Cn तो आपको क्या हो जाएगा, साइनो, ये क्या है, C2O4 ऑक्सिलेटो, क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो। ये कुछ बेसिक से लिगेंड है जिसका आपको नाम जानना बहुत जरूरी है, साथ में इनके पास चार्ज कितना है ये जानना जरूरी है। अगर आप चार्ज जानोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। चलिए ये लास्ट हमारे जो स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगर पॉलीएटॉमिक या कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया वो कैसे लिखेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ऑक्सिलेट, इथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऐसे कुछ ऐसे नाम, विशेष नाम होते हैं
जिसको जो बहुतंतु होते हैं, क्या होते हैं, बहुतंतु होते हैं, और इसके बीच में ऑटो सफिक्स समाप्त होता है, जैसे ईडीटीए है तो एथिलीन डाइामीन टेट्रा एसिटिक एसिड एसिटेटो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एसिटेटो। अगर इसका जो पॉलीडेंटर उनका उनके पीछे 2 या 3 नंबर में आते हैं ना, उनको 20, 30, टेट्रा 30 ऐसे बोला जाता है। हम रूल समझाएंगे, अभी तो हम बस आपको बस लिगेंड्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। स्पेशल रूल इनका क्या है कि लिगेंड को अल्फाबेटिक आर्डर में लिखा जाता है, बहुत सारे 1 या 2 या 3 लिगेंड आ जाते हैं, उनको उनके अल्फाबेटिक आर्डर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद अगर लिगेंड कई बार हो तो प्रीफिक्स लगाया जाएगा, डाई ट्राई टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूरी तरह से फिनिश हुआ। फिनिश होने में जिसमें आपको हमको लिगेंड समझाए, फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या जिसे बोलते हैं, समन्वय, वो समन्वय मंडल बताया मैंने, केंद्रीय परमाणु, धातु, सब कुछ अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा, जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके साथ अच्छे से मिलेंगे कि हम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे, उनके लिए नियम क्या है, उनके लिए रूल क्या है, तो हम रूल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच देखने के लिए, थैंक यू सो मच।